हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड डिजिटल बैंकिंग की यूनिट 13 जो कि IT एक्ट 2000/2008 है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस टू IT एक्ट 2000। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शंस टू IT एक्ट 2000। देखते हैं ये IT एक्ट क्यों बनाया गया 2000। ये 2000 में आया था। डेट ये बस याद रखिए, IT एक्ट हमारा 2000 में आया था। साइबर लॉ मेक्स कंपनीज कैन फील सेफ एंड सिक्योर इन कंडक्टिंग देयर ऑनलाइन बिजनेस। साइबर जो लॉ होता है, जो हमारा कानून होता है, वो कंपनीज को ये विश्वास दिलाता है कि वो सेफ और सिक्योर बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन। साइबर लॉ हैज इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर मिसयूज एक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साइबर लॉ को हम कंप्यूटर मिसयूज एक्ट भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम एक्ट भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अपराध हुए हों उनको बोल सकते हैं, फ्रॉडलेंट एक्सेस टू कंप्यूटर वो भी बोल सकते हैं, अनलॉफुल यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी, कंप्यूटर क्राइम एंड एब्यूज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज में इस लॉ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम कंप्यूटर मिसयूज एक्ट भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम एक्ट, क्योंकि क्राइम कंप्यूटर के द्वारा हुआ तो कंप्यूटर क्राइम एक्ट, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, कंप्यूटर से अगर कोई अपराध हुआ है कंप्यूटर का यूज करके तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में भी इसमें भी आएगा। फ्रॉडलेंट एक्सेस टू कंप्यूटर, किसी ने फ्रॉड तरीके से किसी कंप्यूटर का एक्सेस पाया है तो वो भी इसमें आएगा। फिर अनलॉफुल यूज ऑफ कंप्यूटर्स, हमने कोई अनलॉफुल यूज़ किया है, गैर जो है लॉफुल, गैर तरीके से हमने यूज़ किया है, गैर कानूनी तरीके से, तो वो भी इसमें आएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी, किसी की हमने प्राइवेसी को के अगेंस्ट कोई अपराध किया तो वो भी इसमें आएगा। कंप्यूटर क्राइम एंड एब्यूज, कंप्यूटर से हमने कोई क्राइम किया या किसी को गाली गलौज दी वो भी सब इसी में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स अगर होती हैं कंप्यूटर के द्वारा, उससे अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो वो भी इसमें आएगा। इन इंडिया इट इज़ नेम्ड एज IT एक्ट। ये सारे अलग अलग जो भी हमने पढ़े, ये सब अलग अलग कंट्रीज में इनके अलग अलग नाम है, लेकिन भारत में इसको हम IT एक्ट के नाम से जानते हैं। द IT एक्ट 2000 कंटेन्स 15 पार्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्शन कवरिंग। तो IT एक्ट में हमारे पास 15 पार्ट हैं, 15 पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शन हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 15 पार्ट्स हैं IT एक्ट में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, कंप्यूटर क्राइम एंड डेटा प्रोटेक्शन, ये सारे इसमें दिए हुए हैं इस एक्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो गया, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी बनती है, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या है, ड्यूटीज़ उसकी क्या है, ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ की, कंप्यूटर से क्राइम क्या है और डेटा का क्या प्रोटेक्शंस है, वो सारा इसमें आ जाएगा। द ओरिजिनल IT एक्ट कंटेन 94 सेक्शंस। जो हमारा ओरिजिनल 94 सेक्शंस रखता है, जो हमारा IT एक्ट है, उसमें 94 सेक्शंस हैं, जो कि डिवाइडेड हैं 13 चैप्टर्स में। 13 चैप्टर्स हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं और 4 उसमें सूचियाँ हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। इतना हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल थोड़ा सा यूज होगा। सॉरी। In our country, legal issues in respect of computerized banking have taken a shape after IT Act 2000 has been introduced। जब ये IT Act आ गया 2000, तब से जो है लीगल इशू जो कंप्यूटर्स के जितने भी कंप्यूटर बैंकिंग के थे उसको एक सहारा मिल गया, या उसका जो है इश्यूज को रिजॉल्व करने का एक तरीका मिल गया बैंक को। सॉरी।
लेटर इट वाज अमेंडेड इन 2008। इसका जो संशोधन हुआ वो 2008 में एक नया संशोधन हुआ, इसी एक्ट में 2000 में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, वो 2008 में हुए। आल्सो एन अमेंडमेंट वाज मेड टू इंक्लूड कॉपीराइट्स इन 2012। जो कॉपीराइट्स का जो अमेंडमेंट था वो 2012 में इसमें जोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपीराइट्स किस सन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2012 में हुआ था। इनेबलिंग डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM, इसमें DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो इसमें इंक्लूड किया गया था कॉपीराइट्स में। सम ऑफ द लीगल इश्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग आर एज फॉलोज। कौन कौन से इसमें हैं जो हैं लीगल इश्यूज हैं रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग, वो क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं। लीगल रिकॉग्निशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो लीगल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उनके कानून के हिसाब से क्या रिकॉग्निशंस है वो देखेंगे। रिकॉर्ड्स रेंडर्ड आर मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एक्सेसिबल so as to be usable for subsequent reference will be treated as valid इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिक से रिसीव किया है, जितने भी रेफरेंसेस हैं उसके, उन्हें हम वैलिड रिकॉर्ड्स माना जाएगा इस एक्ट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास, सॉफ्ट कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसको कोई इनवैलिड नहीं कह सकता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। दस बैंक कैन नाउ मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसी के हिसाब, इसी कानून की वजह से बैंक्स अपने कई सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। जैसे बैंक्स जो है, आप मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशंस करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो पहली बार साइन अप करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस हम टिक करते हैं और उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके लिए आपने कोई बैंक में जाके हार्ड कॉपी फॉर्म नहीं सबमिट किया है, कोई फॉर्म नहीं आपने दिया है कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में ये जनरेट हुआ है ना, यही इनका वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसके रिकॉर्डिंग माना जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये देखते हैं ये क्या है। जो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलता है। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैज़ बीन फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। इसमें कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हैं वो देखते हैं। Sorry, where the originator has requested the addressee before sending an electronic records। आप जैसे ओरिजिनेटर है जिसने भी वो रिकॉर्ड्स के लिए ओरिजिनेट किया है, जहाँ से वो सोर्स है, हैज़ रिक्वेस्टेड द एड्रेसी, जिसको भेज रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये रिसीव कर रहा है। ठीक, सपोज करिए यहाँ कस्टमर है, तो कस्टमर ओरिजिनेटर हो गया और मोबाइल बैंकिंग जैसे रजिस्टर कर रहा है, और यहाँ मोबाइल बैंकिंग ये समझ लीजिए कि बैंक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिनेटर हो गया और ये एड्रेसी हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ रिक्वेस्टेड द एड्रेसी बिफोर सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट रिसिप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एक्नॉलेज्ड। जब भी हम ये भेजेंगे यहाँ से फिर रिस्पॉन्स आ गया तो इसका मतलब ये एक्नॉलेज हो गया। फिर आगे ऐसे है, द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट एग्रीड विद द एड्रेसी दैट द एक्नॉलेजमेंट टू बी गिवन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म आर बाई ए पर्टिकुलर मेथड एंड एक्नॉलेजमेंट मे बी गिवन बाई एनी कम्युनिकेशंस आर एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी सफिशिएंट टू इंडिकेट द ओरिजिनेट दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी बैंक है या कोई भी है, अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रही है तो आप मेल के थ्रू कंफर्मेशन दे रहे हैं या किसी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसके लिए सफिशिएंट होगा, वो बैंक मान लेगी कि आपने एक्नॉलेज कर लिया, वो आपको नोटिस या आपको सूचना उसकी मिल गई। तो वो ये कहने का मतलब है कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी कम्युनिकेशंस में कि अगर एड्रेसी जो है रिस्पांस दे देता है तो सफिशिएंट हो जाता है, इंडिकेट करता है टू ओरिजिनेटर दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैज़ बीन रिसीव्ड। फिर है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। अब डिजिटल सिग्नेचर्स का रिकॉग्निशन कैसे होगा, रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि वो वैलिड है कि नहीं, उसका लीगल, उसका वैधानिक वैध है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं, कानूनी है कि नहीं। Whenever any information or any other matters need to be authenticated by affixing signatures। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो हम उसको कैसे वैलिड मानते हैं, जब तक उसमें सिग्नेचर या सील नहीं लगी हुई है तब तक हम उसे नहीं मानते हैं कि ये साइन हुआ है।
आर एनी डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी साइंड आर बियर सिग्नेचर्स ऑफ एनी पर्सन। या कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया जिस पे हमें साइन होना चाहिए या सिग्नेचर्स होना चाहिए किसी पर्सन का, सच रिक्वायरमेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ सच इन्फॉर्मेशन और मैटर इज ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। या तो सिग्नेचर्स फिजिकली होने चाहिए या तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम उसे लीगल नहीं मानते हैं या हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज किया जाने लगा। हाउएवर द मैनर एंड फॉर्मेट इन विच डिजिटल सिग्नेचर शैल बी affects the manner or processes which facilitate identification of the person affecting the digital signatures control process and procedures to ensure adequate integrity। तो डिजिटल सिग्नेचर्स उसमें जो अफेक्स करने लगे किस फॉर्मेट में करना है, किस मैनर में करना है, कौन सा प्रोसीजर्स है, तो उसके थ्रू क्या होने लगा कि कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर, उससे पर्सन अफेक्ट्स करता है जब उसको लगाता है डिजिटल सिग्नेचर्स को, तो उससे हमें इंटीग्रिटी एडिक्वेट इंटीग्रिटी पता चलने लगी, कि सिक्योरिटी पता चलने लगी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की हाँ ये वैलिड जगह से आया है, इसे सिक्योर है, फर्जी नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, किसी ने उसमें मॉडिफिकेशंस करके ऐसे ही तो नहीं दे दिया है, और पेमेंट्स ETC। तो जब डिजिटल सिग्नेचर्स होता है तो ये हमें प्रूव हो जाता है कि उसमें इंटीग्रिटी है, जिसने भेजा है उसका है, सिक्योर है वो, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। तो विल बी गवर्न बाय द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिजिटल सिग्नेचर्स का रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनता है जिस फॉर्म में। दिस इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर द बैंक्स, और ये बैंक के लिए बहुत ही आम बात है। बैंक्स कैन नाउ यूज डिजिटल सिग्नेचर इन केस ऑफ पेमेंट्स। बैंक्स भी पेमेंट्स के केस में डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ कर रही है, रेमिटेंस में भी कर रही है। अप्रेजिंग लोन प्रपोजल, जैसे आपने देखा होगा कि लोन जो है ऑनलाइन भी ओपन होते हैं, ऑनलाइन हम प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर्स ही लोन पेपर्स जो जनरेट होते हैं उसमें डिजिटली सिग्नेचर्स ही होते हैं। एंड इवन पुटिंग ऑफ इंटरनल नोट्स बिटवीन वेरियस ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ऑफिस के बीच में कई सारे नोट्स पुट होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही पुट होते हैं, तो वो भी लीगल वैलिड माने जाते हैं क्योंकि उसमें डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल रहता है। फिर अगला है सबमिशन ऑफ फॉर्म्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स, अब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्रू हम ऑनलाइन फॉर्म्स भी सबमिट करते हैं तो वो भी लीगल माने जाते हैं। वेन एवर एनी फॉर्म्स एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड इन एनी ऑफिस, द सेम मे बी डन बाई मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो हम किसी भी ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक्स कैन नाउ ओपन अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक बाई रिसीविंग फॉर्म्स बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखिए कई बैंक जो हैं अकाउंट्स जो है ऑनलाइन भी ओपन आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा जिसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी और आई डिक्लेयर करके उसको सबमिट करना होगा। तो वो जो फॉर्म्स जो भी डिटेल्स आप भरेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाएंगी और एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली कस्टमर्स में सबमिट देयर लोन्स प्रपोजल टू द बैंक इलेक्ट्रॉनिक, इसी तरह से बैंक को लोन प्रपोजल भी सबमिट हो रहे हैं। दिस विल फैसिलिटेट ई बैंकिंग, इससे ये क्या कहलाता है, ई बैंकिंग कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ फी चार्जेस। अब जो रिसिप्ट होंगी पेमेंट की और फी चार्जेस की वो कैसे होंगी। रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ फी और चार्जेस में भी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अब जैसे इसने अफेक्ट किया तो इसी तरह से हमें रिसिप्ट, आपने कोई कैश जमा किया, मान लीजिए कियोस्क में जमा किया ATM से या कोई पेमेंट किया, तो वहाँ पर भी एक रसीद जनरेट होती है, रिसिप्ट जनरेट होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। व्हेन बैंक्स गो फॉर ई बिजनेस, जब कोई बैंक ई बिजनेस के लिए जाती है, दे कैन रिसीव और पे फी अदर चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक, तो हम फीस जो है इलेक्ट्रॉनिक सबमिट भी कर सकते हैं और चार्जेस भी ले सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल रहती हैं। दस कस्टमर्स नीड नॉट टू विजिट द बैंक। इस केस में आपने देखा होगा कि हम अपना बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे, और अपना वाटर बिल हो गया, ये सब हम बैंक में बिना जाए डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स से सबमिट कर देते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फी चार्जेस का पेमेंट का रिसिप्ट हो वहाँ से भी जनरेट होती है। दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू बैंक इलेक्ट्रॉनिक एंड बैंक्स डेबिट टू देयर अकाउंट्स एंड क्रेडिट द सेम टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट। ये कैसे होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस ही तो देते हैं कि पे का ऑप्शन आता है, पे करते हैं, किसको करना है, बेनिफिशियरी का नेम सेलेक्ट करते हैं और
पे कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बैंक को इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की ये अमाउंट मेरे अकाउंट से उठा के इस पर्टिकुलर अकाउंट में सबमिट कर दीजिए। तो ये इसी का एक एग्जांपल हो जाता है। फिर अगला टॉपिक है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो आ गए, अब हमें उन्हें रिटेन कैसे करके रखना है, उसे कैसे सेव करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटेन फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम कितने भी पीरियड के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। हाउ एवर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट, लेकिन इसमें क्या इंश्योरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें उसके पास कंप्लाई होनी चाहिए। वो क्या है, The information contained therein remains accessible so as to be usable for subsequent reference। अब वो इंफॉर्मेशन जो हमने सेव की है वो हमेशा एक्सेसिबल रहना चाहिए। जब भी हम उसे की ज़रूरत होती है उस रेफरेंस की तो हम उसे एक्सेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने सेव कर दिया और वो बाद में एक्सेसिबल ही नहीं है, करप्ट हो गई या कुछ भी डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। The electronic record is retained in the format in which it was originally जनरेटेड, और वो उसी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए जैसे वो जनरेट हुई थी, ऐसा ना हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। सेंट आर रेसिपी, जैसे भेजी गई थी या हमें मिली थी, और इन ए फॉर्मेट विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली द इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली जनरेटेड। सेंट आर रेसिपी उसी फॉर्म में होनी चाहिए जैसे उसने सेंड की थी या जनरेट हुई थी या रिसीव हुई थी, उसके फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहिए। द डिटेल्स विच विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच और रिसिप्ट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो भी डिटेल्स है, जो ऐसी डिटेल्स जिसमें हमें ओरिजिन का पता हो, कहाँ से ये डिटेल्स आई थी, और डेस्टिनेशंस का पता हो, डेट हो, टाइम हो, और डिस्पैच क्या है, उसका सारी डिटेल जिस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी उसको भी हमें सेव करके रखना है। All the provisions mentioned above do not confirm any right upon any persons to insist that any organizations include banking should accept, issue, create, retain, preserve any document in the form of electronic records or effect any monetary transactions in the electronic form। मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक को इंसिस्ट करे, जोर दे कि आपको कोई भी अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू करने हैं या क्रिएट करने हैं या रिटर्न करना है। इससे कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता है। अगर उनकी मर्जी है तो वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। Any persons may make an application to the certifying authority for issue of digital signature। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर डिजिटल सिग्नेचर्स की ज़रूरत है तो वो एक एप्लीकेशन देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, जो उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जब ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट ऑफ देयर स्टेटमेंट, The certifying authority may grant digital signature certificate or reject the applications। जब उनको applications मिलेगा certifying authority को तो वो अपने considerations के हिसाब से सारा statement और सब कुछ verification करने के बाद वो उन पे डिपेंड करता है कि वो digital signature certificate grant करेंगे या reject कर देंगे। However, in case of rejections, अगर वो reject करते हैं the reason therefore are to be recorded in writing। तो रीजन किस वजह से डिक्लाइन हुआ है वो राइटिंग में रिकॉर्डेड होगा। नो डिजिटल सिग्नेचर, फर्दर क्या लिखा है, नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड विल बी ग्रांटेड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट। तब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं देगा उसको डिजिटल सिग्नेचर्स जब तक ये पॉइंट्स वो जो भी नीचे मेंशन है इसको सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसा पहला पॉइंट है एप्लीकेशंस होल्ड द प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जो भी प्राइवेट की और पब्लिक की होगी, जब तक वो ये सेटिस्फाई नहीं कर लेता है कि उसके एप्लीकेंट्स के पास दोनों की हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की, तब तक वो उसको वो नहीं करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू नहीं करेगा। अब पब्लिक की और प्राइवेट की कैसे यूज़ होता है वो कई बार मैंने बताया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि पब्लिक की है। अब उसने डिजिटल सिग्नेचर्स, मान लीजिए कि उसका सिग्नेचर्स ऐसे करके कोई सिग्नेचर्स है, मान लीजिए ये उसका सिग्नेचर्स है, तो
वो क्या करेगा, एक डिजिटल सिग्नेचर्स जब जनरेट करेगा तो वो एक पब्लिक की से जनरेट करेगा। पब्लिक की से ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स होगा वो ये जिस भी प्लेन टेक्स्ट में है तो ये इसको डिक्रिप्ट कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करने के बाद ये डिजिटल सिग्नेचर्स हमेशा मौजूद होगा। अब जब ये इसका वैलिडेशंस करना होगा तो वो उसके प्राइवेट की का यूज़ करके फिर से इनक्रिप्ट कर देगा। ये की जैसे ही वो डालेगा वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा और इनक्रिप्टेड होने के बाद ये ओरिजिनल मैसेज उसको सिग्नेचर शो करने लगेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो है डिक्रिप्ट ओरिजिनल सिग्नेचर्स है कि नहीं। तो पब्लिक की का काम क्या होगा, डिक्रिप्ट करने के लिए, और प्राइवेट की से वो क्या करेगा, उसको फिर से उसको इनक्रिप्ट करेगा। तो अगर ये दोनों की उसके पास होगा तभी डिजिटल सिग्नेचर्स उसको दिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है क्या है, एप्लीकेंट होल्ड्स ए प्राइवेट की विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर्स। तो उसके पास प्राइवेट की भी होना चाहिए जिससे वो डिजिटल सिग्नेचर्स बनेगा। द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई ए डिजिटल सिग्नेचर्स अफिक्सेड बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। तो जब अभी डिजिटल सिग्नेचर्स हम यूज़ हुआ तो वो उसके प्राइवेट की से जनरेट होगा और वेरिफिकेशन किससे होगा, पब्लिक की से। पब्लिक की सबको पता होगा, प्राइवेट की केवल किसको पता होगा, जिसने वो डिजिटल सिग्नेचर जिसका होगा। तो प्राइवेट की से वो जनरेट होगा और पब्लिक की से वैलिडेट होगा। In the new environment of e-business, the banking may play an important role as certifying authority. तो certifying authority एक major play roles बैंकिंग में भी करता है क्योंकि ये e-business जितने भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ये जनरेट करेगा। The system auditors should ensure that the certifying authority while issuing a digital signature certificate self-certified that। जब भी सिस्टम ऑडिटर्स क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि जब भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर रहा है तो उसको क्या क्या वेरीफाई करना है, इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आईटी एक्ट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको कंप्लाई किया है कि नहीं। The subscriber identify in the digital signature certificates hold the private key corresponding to the public key। उसके पास प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो पब्लिक की है उसी का प्राइवेट की है कि नहीं। ऐसा ना हो कि पब्लिक की दूसरा हो और प्राइवेट की दूसरा हो। लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर्स, जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स है उसके करस्पॉन्डिंग पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की उसके पास है कि नहीं, ये वेरीफाई करेगा। द सब्सक्राइबर पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट ए फंक्शनल की पेयर, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल की पेयर होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा लीगल डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर क्राइम। अब कंप्यूटर क्राइम होता क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या है वो हम इस अगला देखेंगे। ए पर्सन इज सेड टू कमिट कंप्यूटर क्राइम इफ ही शी विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। अगर कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, कुछ भी ऐसा क्राइम करता है कंप्यूटर का बिना ऑनर, जो भी उस कंप्यूटर का मालिक है उसके बिना परमिशंस के अगर उसके कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स में कुछ भी करता है, कोई भी क्राइम करता है तो वो कंप्यूटर क्राइम में आता है। क्राइम कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। जैसे सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर्स, अब उस कंप्यूटर का उसने एक्सेस पा गया, कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क सिस्टम्स, उस कंप्यूटर सिस्टम्स का पा गया, सिक्योर एक्सेस का पा गया या नेटवर्क सिस्टम्स का पा गया, वो तो ये भी क्राइम में आएगा। दूसरा है डाउनलोड्स, कोई कुछ भी उसमें से डाउनलोड करता है या कॉपी करता है या एक्सट्रैक्ट एनी डेटा या कोई भी डेटा उसमें से कॉपी कर लेता है या निकाल लेता है कंप्यूटर डेटाबेस से और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर, या उस कंप्यूटर से या कंप्यूटर सिस्टम से और एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से या कंप्यूटर के नेटवर्क से, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, या तो उसमें से कोई इंफॉर्मेशन ले लेता है या कोई डेटा ले लेता है, हेल्ड इन और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, या किसी में कॉपी करके किसी पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में रख लेता है। इंट्रोड्यूस or cause to be introduce any computer contaminate or computer virus into any computer system, या किसी का उसी कंप्यूटर में या कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में कोई भी वायरस या भी कोई कंटेमिनेट कुछ भी उसमें ऐसा कर देता है जिससे वो काम करना बंद कर दे या उसका फंक्शंस बिगड़ जाए, ये सारा उसमें क्राइम में आएगा।
फिर डैमेज आर कॉजेज ऑफ डैमेज एनी कंप्यूटर्स, उसके डैमेज कर देता है कंप्यूटर्स को, और एनी कोई भी पार्ट्स को या कंप्यूटर सिस्टम्स को या नेटवर्क को। नेटवर्क का मतलब कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, जिससे एक मेन नोड होगा, उससे सारे चलते होंगे कंप्यूटर्स। जैसे अपना नेटवर्किंग हो गया CBS, डेटा में कुछ छेड़छाड़ कर देता है, डैमेज कर देता है, या कंप्यूटर डेटा बेस में कर देता है, या एनी अदर प्रोग्राम रिसाइडिंग इन सच कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स, या उस कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम्स में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में कोई भी प्रोग्राम में छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी क्राइम में आएगा। फिर अगला है डिसरप्ट और कॉज डिस्ट्रप्शंस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा कुछ भी डिस्ट्रप्शंस कर देता है जिससे उसका जो डेली रूटीन वर्क्स था वो बाधित होता है उस कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में, तो वो भी क्राइम में आएगा। फिर अगला क्या कहता है, डिनाइज और कॉज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन्स ऑथराइज्ड एक्सेस एनी कंप्यूटर्स। अब जिसका वो कंप्यूटर्स है वो ऑथराइज्ड एक्सेस उसके पास है, वो उसको ऐसा कर देता है कि उस कंप्यूटर में, जैसे सपोज करिए कि ये कंप्यूटर्स आपका है, आप डेली इस कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और आपका ये ऑथराइज्ड एक्सेस है। अब किसी बंदे ने इसमें कर दिया कि आप इसको, आपका DMS हो गया या आपका जो पासवर्ड है यूज़र ID, वो इसको इसमें ले नहीं रहा है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और कंप्यूटर सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं या नेटवर्क सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो आप ऑथराइज्ड यूज़र होने के बाद भी उसमें एक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो भी वो कंप्यूटर क्राइम में आएगा। फिर आगे, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन्स टू फैसिलिटेट एक्सेस टू ए कंप्यूटर। आप किसी को भी असिस्टेंट भी प्रोवाइड करना किसी भी पर्सन्स को कि कंप्यूटर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, या कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स का कंट्रवेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स आर रेगुलेशंस मेड देयर आफ्टर। ये जो क्या है, ये इस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की ये अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है रूल्स का, रेगुलेशंस का, तो वो भी उसमें क्राइम में आएगा। फिर अगला है, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय ए पर्सन्स टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन्स बाय टेम्परिंग विथ और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम किसी के कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में उसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं और उसके बदले हम चार्जेस ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम उससे डिमांड कर रहे हैं चार्जेस का, तो वो भी एक कंप्यूटर क्राइम में आएगा। फिर अगला है, इन द अबव डेफिनेशंस कंप्यूटर कंटेमिनेट मीन्स एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसा भी प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया हो इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, या रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डेटा और प्रोग्राम रिसाइडिंग विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर या नेटवर्क के अंदर कुछ भी ऐसा हम इंस्ट्रक्शंस एंटर कर देते हैं जिससे हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या डेटा भेज सकते हैं, और बाई एनी मीन्स या किसी और तरीके से द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको भी हम क्राइम कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर वायरसेस मीन्स एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई या डेटा हो गया और प्रोग्राम हो गया दैट डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय कर सकता हो, डैमेज कर सकता हो डेटाबेस को, डिग्रेड कर सकता हो या स्पॉइल या बर्बाद कर सकता हो द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर दे, कम कर दे, या उसको बर्बाद कर दे, खराब कर दे, डैमेज कर दे, कंप्यूटर रिसोर्सेज को, या अटैच इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट व्हेन द होस्ट कंप्यूटर आर ए प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, या अपने आप को कॉपी करके स्प्रेड कर दे, किसी दूसरे कंप्यूटर में भी पहुंच जाए और इस तरह से कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स में पहुंच जाए, डेटा को खराब कर दे, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए, व्हेन सम अदर्स इवेंट टेक प्लेस, या किसी ऐसे इवेंट होने के बाद हो, जैसे आपको क्लिक करने के बाद हो, द होस्ट कंप्यूटर सिक्योर्स, ये सारे के सारे चीज़ कंप्यूटर क्राइम में आएंगे। फिर अगला है, ए पर्सन कमिटिंग कंप्यूटर क्राइम शैल बी लाइबल टू पे डैमेज बाय वे ऑफ कंपनसेशंस टू द पर्सन सो अफेक्टेड। इस तरह का पर्सन अगर इस तरह का कंप्यूटर क्राइम करता है तो वो जितना जो भी डैमेज होगा उसको कंपनसेट करेगा, उसकी भरपाई वो करेगा।
whoever knowingly or intentionally conceals, destroy or alters or intentionally or knowingly cause another to conceal, destroy or alter any computer source document used for a computer program, computer system or computer network when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force shall be considered as committed computer crime. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो जानबूझकर knowingly इंटेंसली जानबूझकर चुराता है या डिस्ट्रॉय करता है या कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करता है, जानबूझकर या नोइंगली कॉज अनदर टू कंसील, या किसी को जानबूझकर या इंटेंसली कहता है चुराने के लिए, डिस्ट्रॉय बदलता है, अल्टर करता है कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क्स में, सोर्स कोड में, तो इस तरह का व्यक्ति लॉ के द्वारा कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत वो आता है. Whoever publish or cause to be published in the electronic media any material which is lascivious मतलब erotic है, or appeals to the prurient sexual interest, or if its effect in such as to tend to deprive and corrupt persons who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear. अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिश करता है या ऐसा कुछ भी करता है जिससे इरोटिक और सेक्सुअल्स जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए या पिक्चर्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें अगर वो पोस्ट करता है तो वो भी कंप्यूटर क्राइम में आता है. कंटेन एंड embodied it shall be considered as committed computer crime. वो भी इस तरह का मटेरियल शेयर करना या पब्लिश करना वो भी कंप्यूटर क्राइम में आता है. If any persons make any misrepresentation or suppress any material fact to the controller or the certifying authority for obtaining any license or digital signature certificate, he shall be also considered as a computer crime. अगर डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने कुछ भी ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए और रिप्रेजेंट किया सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो वो उस तरह का क्राइम भी कंप्यूटर क्राइम में आता है. फिर आगे, इफ एनी पर्सन हु इज इन लॉफुल पोसेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बुक, रजिस्टर, करस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल, डिस्क्लोज सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, रजिस्टर, करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल टू एनी अदर पर्सन, he is said to have a committed computer crime. अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉफुल पोसेशंस है, उसके पास वो अधिकार हैं, लेकिन वो उस तरीके के मटेरियल्स, वो बुक, रजिस्टर्स, करस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशंस है वो बिना अथॉराइज परमिशंस के वो किसी और को शेयर करता है, he said to be have committed computer crime, तो उसको भी कंप्यूटर क्राइम में रखा गया है. This is very important for the bankers who are maintain records for so many customers. ये बैंकर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा होता है. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द कस्टमर्स आर नॉट टू बी डिस्क्लोज. अगर हमने वो कंप्यूटर्स वो रिकॉर्ड्स कस्टमर्स के किसी और को हमने दे दिए विदाउट कंसेंस, तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर क्राइम होता है. In case banks start maintaining electronic records, they have to be careful about security of those records so that they are not disclosed to unauthorized person. बैंक अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहा है तो बैंक को ये अश्योर होना चाहिए कि वो फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें उन रिकॉर्ड्स को, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को अनऑथराइज्ड पर्सन को डिस्क्लोज ना हो सके. फिर फर्दर क्या है, whoever knowingly creates, publish or over otherwise makes available a digital signature certificate for any fraudulent or unlawful purpose shall be considered to have committed crime. अब ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर या knowingly creates, publish, जानबूझकर पब्लिश करता है, और अदरवाइज मेक्स एनी अवेलेबल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, किसी फ्रॉड के लिए या अनलॉफुल का मतलब गैर कानूनी पर्पस के लिए करता है, तो उसे भी कंप्यूटर क्राइम में रखा गया है. फिर एनी कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव्स और एनी अदर एक्सेसरीज रिलेटेड देयर टू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोविजन ऑफ IT एक्ट और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर हैज बीन कंट्रावेनेड शैल बी लायबल टू कन्फेशन.
तो ऐसी कोई भी फ्लॉपीज हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, जो एक्सेसरीज रिलेटेड टू देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन, जो आईटी एक्ट के प्रोविजन या रेगुलेशंस के हिसाब से हैं, जिसमें हमारा डेटा सेव है, हैज़ बीन कंट्रावेंट, अगर वो सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी रेगुलेशंस का उल्लंघन करती हैं, सेल बी लाइबल, तो वो क्या लाइबल किस चीज़ की होंगी, उसको जब्त कर ली जाएंगी, कन्फेशन कर दी जाएंगी। दस बैंक शुड नॉट अलाउ देयर सिस्टम टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ देयर अदर देन देयर बैंकिंग सिस्टम। इसलिए बैंक को अपना बैंकिंग सिस्टम्स जो है केवल बैंकिंग सिस्टम के लिए ही यूज़ करना चाहिए और किसी पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, जितने भी उसके सिस्टम्स हैं। At the same times, they are to be take protective steps for preventing misuse of their systems by miscarrying। और सेम टाइम्स में उसको क्या करना चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति को, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को ये एट द सेम टाइम्स दे आर टेक टू प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग, कि ऐसा कोई भी बदमाश व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ ना कर सके, ये भी बैंक को ऐसे करना चाहिए। With the introduction of the IT Act 2000, some amendments to the Indian Penal Code 1860 have been made। जब ये दो IT Act 2000 में आया है तो कुछ IPC जो इंडियन पेनल कोड है, जिससे दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है 1860, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अंडर दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर ये मॉडिफिकेशंस किए गए हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाना चाहिए इन द कोड ऑफ जस्टिस, जिसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। This has facilitated use of electronic records by the banks as they will now get legal protection in respect of electronic record। इसी के द्वारा बैंक को कोर्ट में पेश करने के लिए अधिकार मिलता है, जिससे उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैलिड माने जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये डेट याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था, हैज़ आल्सो बीन अमेंडेड, इसमें भी सुधार हुआ ट्यून विद द आईटी एक्ट, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 आने के बाद इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, इस संशोधन के द्वारा डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब कोर्ट्स में जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं वो सारे वैलिड माने जाएंगे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स देते हैं, जैसे जीएल का बैलेंस हो गया, एसपी बैलेंस हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं वो सारे वैलिड माने जाएंगे। सिमिलरली entries in the books of accounts means entries in the books of accounts including those maintained in electronic form। जितने भी अकाउंट्स के एंट्रीज हैं वो सारे वैलिड माने जाएंगे। कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मींस कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स या कॉन्टेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो भी रिकॉर्ड मींस माने जाएंगे, एंड रिकॉर्ड आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स माने जाएंगे। So the banks now produce to the court any electronic record entries made in electronic form। इस तरह बैंक कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो कोर्ट में पेश कर सकती है, और एनी कॉन्टेंट, कोई भी ऐसा कंटेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है जिसको हम एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो कोर्ट में सबमिट कर सकती है। दिस विल इनकरेज द बैंक्स टू यूज़ कंप्यूटराइज सिस्टम। इससे बैंक को प्रोत्साहन मिलता है कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम्स आइजली यूज़ करे, एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड दस डिस्पेंस विद द ओल्ड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स विच वर बल्कि एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। और इस तरह जो ओल्ड फिजिकल रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते थे, जो कि बल्कि होता था, बहुत ज़्यादा होता था एंड डिफिकल्ट हैंडल होता था, वो उसका यूजेस कम हो गया है। फिर इसके आगे है, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर ए डिजिटल सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन्स बाय whom it purports to have been affected by the court में डायरेक्ट। तो जब डिजिटल सिग्नेचर्स होता है तो उसके वेरिफिकेशंस के लिए कैसे यूज होता है वो यहाँ पे बताया गया है, वो देखते हैं हम कैसे। कोर्ट्स में क्या होता है, दैट पर्सन्स आर द कंट्रोलर आर द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर। तो कोर्ट्स में क्या होगा, इस तरीके के डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशंस के लिए कंट्रोलर या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी जो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती है, उनसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। फिर एनी अदर पर्सन्स टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर पर्पट टू हैव बीन अफेक्टेड बाय दैट पर्सन्स। और जो भी
पब्लिक की और प्राइवेट की जिसके पास होगा, जिसका डिजिटल सिग्नेचर्स होगा, उससे भी डिजिटल सिग्नेचर्स लिए जाएंगे और पब्लिक की और उसके द्वारा मैच करा के देखा जाएगा। अमेंडमेंट टू द बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट 1891, जो अमेंडमेंट हुआ था 1891 में, वो क्या था बैंकर्स बुक में, वो देखते हैं। According to this amendment, bankers book includes ledger. bankers books में ledgers होते हैं, day books हो गए, cash books हो गए, account books हो गए, and all other books used in the ordinary business of bank, whether kept in written form or as a printout of data stored in a floppy disk or tape, any other forms of electronic magnetic storage device, उन सबको वैलिड माना जाएगा। जितने भी ledgers पहले हम मेंटेन करते थे बैंकिंग में हार्ड कॉपी, वो अब जितने भी लेजर्स जनरेट हो गए वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या चाहे कैश बुक हो, चाहे अकाउंट बुक हो, चाहे स्टेटमेंट हो, प्रिंट आउट्स हो, वो सारे जितने भी स्टोर होंगे या तो फ्लॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी हैं वो सब एविडेंस माने जाएंगे। Therefore, when a bank is working in a computerized environment, data stored in electronic media will be adequate and there will be no need for maintaining data in physical form। इस तरह से बैंक के पास जो जब से ये IT एक्ट आ गया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के डेटा को एविडेंस मानने जाने लगा, तब से उसे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो फिजिकल फॉर्म में स्टोर करे। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। When the books of a bank consist of printouts of data stored in the electromagnetic data storage device, certified copy of the same means printout containing such entries or copy of such printout is to be certified। अब इस तरीके के जब से ये आ गया, तब से जो भी हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा जो भी स्टोर करके रखा गया है प्रिंटआउट्स के फॉर्म में, वहाँ से लिया गया है, वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी देने पर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा सम लीगल इश्यूज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इससे आगे अगर पढ़ेंगे तो फिर लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है CIB IT विथ मी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। PDF जो टेलीग्राम में चैनल्स है वो भी CIB IT विथ मी के नाम से है, अब उसको आप सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लें, तो आपको वहाँ रेगुलर अपडेट और PDF आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक